नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 54 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पूछा है द नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस विच कैन प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन विद इन इन्फेक्टेड सेल्स एंड रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ वायरसेस टू द हेल्दी सेल्स। देखो, ऑप्शन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो, ऐसा कोई नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस हमारे बॉडी में अपने आप सीक्रेट होगा जब हमारे बॉडी में किसी सेल को इन्फेक्ट किया जाएगा वायरस के द्वारा, है ना। तो ऐसा वायरस हमारे शरीर में आने की वजह से उसे रिस्पॉन्स देने के लिए, एज ए इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देने के लिए कौन सा सब्सटेंस सीक्रेट होगा वो बताना है। जो सब्सटेंस सीक्रेट होकर वायरल के रेप्लिकेशन को रुका दे, उसका जो स्प्रेडिंग है बॉडी में उसको रुका दे दोस्तों, उसको स्टॉप कर दे। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा वो बताना है। ऑप्शन देखिए, लाइसोजाइम, एंटीबॉडीज, सलाइवा या फिर इंटरफेरॉन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी कोरोना वायरस का भी चल रहा है पेंडेमिक्स, तो जब भी कोरोना वायरस किसी को पेशेंट बना देता है इन्फेक्ट करके, तो उसके बॉडी में क्या सीक्रेट होगा, इंटरफेरॉन, जो वायरस के रेप्लिकेशन को स्टॉप करके उसके बॉडी में जो स्प्रेड है उसे रुका देने में मदद करता है दोस्तों। लेकिन ठीक है, इसको भी वो वायरस जो है इसके भी एक्शन को रुका देने वाला था। वो बहुत ही खतरनाक वायरस था कोरोना वायरस। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है आगे। तो यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। लाइसोजाइम जो है ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगा। एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट कर देते हैं। सलाइवा की बात करेंगे जिसके अंदर लाइसोजाइम भी होगा, एंटीबॉडीज़ भी होंगे और बफर्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें इंटरफेरॉन की, तो ये ग्रुप ऑफ साइटोकाइनिन्स को बोला जाता है। साइटोकाइन्स में इंटरल्यूकिन भी आते हैं, तो इंटरल्यूकिन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा। तो ये इंटरफेरॉन जो है ग्रुप ऑफ साइटोकाइनिन्स इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अल्फा फेटोप्रोटीन यूज्ड एज बायोमार्कर फॉर। ये अल्फा फेटोप्रोटीन किसका बायोमार्कर होगा। ऑप्शन देखिए, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, प्रेगनेंसी या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये अल्फा फेटोप्रोटीन जो है वो बायोमार्कर होता है दोस्तों एन्यूप्लॉइड कंडीशन में, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। एन्यूप्लॉइड कंडीशन में भी इसकी लेवल जो है इलेवेट हो जाती है अल्फा फेटोप्रोटीन की, और ये कैंसर को भी डिटेक्ट करने के काम में आता है दोस्तों। तो इसे ट्यूमर एंटीजन का एग्जाम्पल है ये अल्फा फेटोप्रोटीन। तो ट्यूमर यानी कैंसर, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये कैंसर। बाकी टीबी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस भी नहीं है। अल्फा फेटोप्रोटीन को याद रखिएगा, ये कैंसर का बायोमार्कर है और एन्यूप्लॉइडी का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। देखो, ऐसे सवाल बहुत बार बनता है ये कैल्सिटोनिन के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हार्मोन कैल्सिटोनिन कौन सिक्रेट करता है। देखो, ऑप्शन दिया है थाइमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी, पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिसे सी सेल्स भी बोला जाता है, जो थायराइड ग्लैंड्स में होते हैं दोस्तों। ये रिस्पॉन्सिबल है कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन के लिए, बाकी यहाँ से कोई नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्सिटोनिन को सिक्रीट तो कर ही रहा है सी सेल, पैराफॉलिकुलर सेल के माध्यम से, और ये दूसरे भी हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 हार्मोन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 हार्मोन, जिसे थायरॉक्सिन भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे थाइमस की, तो ये थाइमोसिन जैसे हार्मोन को सिक्रीट करके काम करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो पैराथार्मोन यानी पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट करके काम करेगा। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन को याद रखिएगा, ये पैराफॉलिकुलर सेल जिसे सी सेल बोला जाता है, जो थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड इज रिलेटेड विथ। थाइमस ग्लैंड का फंक्शन हमें बताना है कि क्या होगा इसमें से। तो ऑप्शन में देखिए, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, टू प्रिवेंट द गॉइटर डिसीज, इम्यून सिस्टम या फिर वॉइस ऑफ पर्सन। तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेट होता है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पे देखिए थाइमस ग्लैंड के बारे में, ये थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है हमारे बॉडी में। तो हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट का ये स्ट्रॉन्ग बोन जो होता है दोस्तों, इसे स्टर्नम बोला जाता है। इसके पीछे ये थाइमस ग्लैंड होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो पिंक कलर में, इसके दो लोब दिख रहे हैं आपको, राइट एंड लेफ्ट लोब। तो ये थाइमस को याद रखिएगा, इसके टी से टी लिम्फोसाइड बनाता है ये।
टी लिम्फोसाइट ये इम्यूनिटी देते हैं हमारे बॉडी को, जिससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अगर किसी के बॉडी में थाइमस ग्लैंड नहीं होगा तो उसकी बॉडी ससेप्टिबल रहेगी बहुत सारे इन्फेक्शंस को, तो उसका एज वैसे ही कम हो जाएगा, है ना। तो ये जब हम पैदा होते हैं तब ये थाइमस ग्लैंड हमारे इसमें 15 ग्राम का होता है। ये बढ़ते बढ़ते प्यूबर्टी तक 30 ग्राम का हो जाता है और उसके बाद में फिर से ये डिग्रेड होना चालू हो जाता है दोस्तों। इसका वजन घट के पूरा पहले की तरह हो जाता है, यानी ये बाद में फैट हो जाता है इसका, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी इन्फेक्शन आती है। जेरिएट्रिक पेशेंट में हम देखते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो क्योंकि उसमें थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे जा रहा होता है दोस्तों, रेसेसिव हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है टी लिम्फोसाइट से याद रखिए, थाइमस टी लिम्फोसाइट, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड काम करता है थाइमस ग्लैंड। और ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने के लिए ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, अभी जो हमने देखा थाइमोसिन को सिक्रीट करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछता है, बहुत बड़ा सवाल है लेकिन कुछ नहीं है इसमें खास। देखो पढ़ते हैं इसे। पैराथार्मोन फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड कैल्सिटोनिन फ्रॉम पैराफॉलिकुलर सेल और सी सेल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड act in a complementary manner to maintain blood calcium level within the normal range. Select the true statements. देखो बात कर रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथार्मोन को सिक्रीट करता है, और ये जो थायराइड ग्लैंड है जो कैल्सिटोनिन को सिक्रीट कर रही है पैराफॉलिकुलर सेल और सी सेल के माध्यम से। तो ये जो दो हार्मोन है पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर के साथ में वर्किंग करके हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को नॉर्मल लेवल रेंज में मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके रिलेवेंट में सही स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है पैराथार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल वाइल कैल्सिटोनिन सिक्रीशन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म, एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, तो ये सही है। या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, पैराथार्मोन सिक्रीशन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल वाइल कैल्सिटोनिन सिक्रीशन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। बस इसको उल्टा कर दिया है, यहाँ पे ये इंक्रीज था यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन देखिए क्या है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू या फिर बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर फॉल्स। कौन सा सही होगा दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से मैं आपको बोलूँ ये ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। पैराथार्मोन का सिक्रीशन जैसे बढ़ता है वैसे ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, और जैसे कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। देखते हैं ये किस तरीके से होता है इसका मैकेनिज्म। ये दो मैकेनिज्म से काम करता है, दोनों को यहाँ पे समझेंगे। देखो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है और ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करेंगे पहले, जिससे पैराथार्मोन अगर रिलीज होता है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होते हैं, जो हमारे बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल होते हैं, जो बोन को रीएब्जॉर्बिंग सेल होते हैं दोस्तों, बोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रीएब्जॉर्बिंग यानी बोन को डिस्ट्रॉय कर देना, तो ऐसे सेल को ये स्टिमुलेट कर रहा है। तो जिससे क्या होगा, बोन ब्रेक हो रहा है, तो बोन ब्रेक करने वाले सेल होते हैं तो बोन में कैल्शियम होता है दोस्तों। तो कैल्शियम बोन में नहीं रहेगा तो कहाँ आ जाएगा, पूरा ब्लड में आ जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। बोन को तोड़ने वाले सेल आ गए तो बोन में कैल्शियम से निकल के ब्लड में इंक्रीज होगा। सेकंड मैकेनिज्म देखिए इसका, ये सेकंड वाला इस साइड में गया है, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज द रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम द रीनाल ट्यूब्यूल। तो ये क्या करता है पैराथार्मोन, इंक्रीज द रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम रीनाल ट्यूब्यूल। ये रीनाल ट्यूब्यूल मान लीजिए जिसमें यूरिन है, तो रीनाल ट्यूब्यूल में से ये कैल्शियम को खींच करके ब्लड में लाता है। रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम द रीनाल ट्यूब्यूल इसको इंक्रीज करता है, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ये इंक्रीज होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो है इसमें जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिसे सी सेल्स बोला जाता है, वो कैल्सिटोनिन को सिक्रीट कर रहे हैं। अगर कैल्सिटोनिन सिक्रीशन बढ़ेगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, कैल्सी नहीं, कैल्सिटोनिन, नहीं। जब कैल्सिटोनिन होगा तो कैल्शियम ब्लड में नहीं होगा, डिक्रीज होगा। अब इसका भी मैकेनिज्म दो टाइप के मैकेनिज्म, ये क्या करता रहा था, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को बढ़ावा दे रहा था, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल को बढ़ावा दे। देखो ब्लास्ट यानी टूटना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाम पे मत जाइएगा, ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन को फॉर्म करने वाले। जब बोन फॉर्म हो रहा है तो बोन के में कैल्शियम रहता है, तो कैल्शियम पूरा उस पर डिपॉजिट हो रहा है, तो ब्लड में से कैल्शियम कम हो रहा है, और कैल्शियम कहाँ जा रहा है, बोन पे डिपॉजिट हो रहा है।
और दूसरा मैकेनिज्म क्या है, इट इनहिबिट्स द रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम रीनाल ट्यूब्यूल। ये रीनाल ट्यूब्यूल में से जो रीएब्सॉर्ब हो रहा था ना, कैल्शियम ब्लड में आ रहा था, उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये एरो वाला जो है उसे इनहिबिट किया जाता है यहाँ पे कैल्सिटोनिन की वजह से। तो कैल्शियम कहाँ जाएगा, यूरिन में चला जाएगा, ब्लड में नहीं आएगा। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल वैसे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे याद रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनहिबिट नहीं होगा, ये इंक्रीज कर रहा है और ये हो जाएगा इनहिबिट। ठीक है, तो जिसका उसके कॉलम में आ जाएगा दोस्तों, ये एरो निकालने की जरूरत नहीं, ये वाला इसका कॉलम, ये वाला इसका कॉलम। तो आप समझ गए होंगे, पैराथार्मोन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो कैल्शियम टू नहीं, यानी कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग हमारे चैनल के लिए 2000 रुपीज़ बाय पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से। दोस्तों हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी सारे रिविजन्स लगाने में काम आएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे जो वीडियोस है वो पसंद आते होंगे, और एग्ज़ाम के पहले रिवीजन लगाने के लिए आपने इस मेंबरशिप को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ट्रस्ट मी, बहुत सारा फ़ायदा होगा आपका दोस्तों। हम बहुत सारे एफर्ट्स ज़रूर लेंगे आपके लिए, बस आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो, पूछा है कोलोस्ट्रम, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains। देखो क्वेश्चन को समझिए, कोलोस्ट्रम नाम का कोई केमिकल है, कोलोस्ट्रम, जो कि येलोविश फ्लूइड है। कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, मदर के मिल्क से। कब, इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग डेज ऑफ लैक्टेशन, है ना। इज़ वेरी इसेंशियल टू इम्पार्ट द इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़रूरी होता है, जो बच्चों को इम्यूनिटी दिलाता है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें क्या ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है, तो वो बताना है हमें। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेजेस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये होता है कोलेस्ट्रम के अंदर। देखो कोलेस्ट्रम जो होता है ना, ये ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट लैक्टेशन पीरियड में वो उसमें मिल्क में सिक्रीट होता है, फर्स्ट मिल्क में, तो उसे बिस्टिंग बोला जाता है, बिस्निंग भी बोला जाता है। तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स देखिए, इसमें लिम्फोसाइट होता है और एंटीबॉडीज होते हैं, कौन से, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ठीक है, हमने देखा है इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ होते हैं वो हमने ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो में उसमें देख लेना आपने। ये ए वाला जो होता है ना, वो सिक्रीशन में होता है दोस्तों, हमने बताया था आपको, चाहे वो ब्रेस्ट से आने वाला मिल्क हो या फिर इस साइड से अगर देखोगे तो ये मुंह लग रहा है, तो मुंह में जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा से भी वो होता है। इस साइड में देखो तो ब्रेस्ट दिख रहा है ना। और जी की बात करेंगे तो ये हमारे प्रेगनेंसी में जैसे बच्चा होता है ना पेट में, वैसे दिखता है, तो ये पेट में उसको इम्यूनिटी देने के लिए वहाँ पे होता है ये। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। यहाँ पे ये कोलेस्ट्रम की बात चल रही है, कोलेस्ट्रम में तो ए जी एम सभी होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन करने के लिए कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स रेस्पॉन्सिबल है, बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी इम्यून रेस्पॉन्स या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होगा दोस्तों। ठीक है, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में ऐसे ट्रांसप्लांट या फिर ग्राफ्ट्स को रिजेक्ट किया जाता है। इसका दूसरा एक एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, को भी याद रखिएगा। इसे डिलेड टाइप का इम्यून रेस्पॉन्स बोला जाता है, ये टाइप 4 की हाइपर सेंसिटिविटी में आएगा। बात करेंगे अदर ऑप्शंस के रिलेटेड, देखो ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, ऑटो इम्यून में ऑटो एंटीबॉडी बनते हैं, तो इसमें जो डिसीज आते हैं वो कौन से होंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे डिसीज इसमें आएंगे। बात करेंगे ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स की, तो ये टाइप 2 में आता है, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होता है दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें हीमोलाइटिक कंडीशंस आएंगे। ठीक है, न्यूबॉर्न में जो हीमोलाइटिक कंडीशंस होते हैं वो दिखते हैं। ये एंटीबॉडी मेडिएटेड है, अगर आपको
या फिर ट्रांसफ्यूजन जैसे केस में, जैसे ब्लड में जो एंटीबॉडी होती है वो अगर मैच नहीं कर रही है सामने वाले से, उसमें वो ब्लड दिया जा रहा है जिसमें एंटीबॉडी मैच नहीं कर रही है, तो उसके लिए वो एंटीजन करके काम करेगा और उसके बॉडी में लेने वाले के बॉडी में एंटीबॉडीज अपने आप तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन हिमोलाइटिक कंडीशंस जैसे डिसीजेस में आते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है हार्मोन विच इज रिलेटेड विद द एडिसन्स डिसीजेज, एडिसन्स से रिलेवेंट हार्मोन का नाम बताइए। देखो यहाँ पे दिया ऑप्शन ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिकॉइड्स या फिर इंसुलिन। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ से कॉर्टिकॉइड्स दोस्तों, ठीक है। देखो ये एडिसन्स डिसीज होता है ना, ये क्या एड्रेनल कॉर्टेक्स में डैमेज आने की वजह से होता है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसे एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है, और उसका बाहरी भाग जो है आउटर रीजन उसे एड्रेनल कॉर्टेक्स बोला जाएगा, और जो अंदरूनी भाग है मिडल रीजन उसे एड्रेनल मिडुला बोला जाएगा। और ये जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है दोस्तों, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करेगा। हालांकि जब यहाँ पे एडिसन्स डिसीज हुआ है तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स काम नहीं करेगा ढंग से, तो यहाँ पे हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा कॉर्टिकॉइड्स का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन जो है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से ये एडिसन्स डिसीज होता है। तो ये कॉर्टिकॉइड्स से रिलेटेड डिसीज है एडिसन्स डिसीज। ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एक्रोमेगाली होगा, थायरॉक्सिन से रिलेटेड गॉइटर होगा, इंसुलिन से रिलेटेड डायबिटीज होगा दोस्तों, ठीक है। और कॉर्टिकॉइड्स जो है वो एडिसन्स डिसीज की तरफ इशारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लाइनिंग को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कौन से सेल के सिक्रीशन के द्वारा। तो यहाँ पे अलग अलग सेल्स दिए हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, तो उसमें से कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोटेक्शन के लिए लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। ऑप्शन में देखिए चीफ सेल, गोबलेट सेल, ऑक्सिंटिक सेल या फिर डिओडेनल सेल। यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ये ग्लोबलेट सेल, ठीक है। गोबलेट सेल जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करता है, तो ये म्यूकस ही है जो हमारे स्टमक की या फिर जीआईटी की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के काम आता है दोस्तों। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो चीफ सेल जो होता है ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन हालांकि एक इनएक्टिव एंजाइम है जिसे झाइमोजन बोला जाता है, इसीलिए चीफ सेल को झाइमोजेनिक सेल भी बोल सकते हैं। बात करेंगे ऑक्सिंटिक सेल की, सभी को पैराइटल सेल्स तो पता है, इसी का दूसरा नाम ऑक्सिंटिक सेल होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन में काम आता है दोस्तों। ये पैराइटल सेल से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को, इसे ऑक्सिंटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ ये दो सेल की, डी सेल और जी सेल को भी याद रखिए। डी सेल जो है वो सोमैटोस्टैटिन्स को रिलीज करता है, जिसके रिलीज होने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। और जी सेल की बात करेंगे जो गैस्ट्रीन को सिक्रीट करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है, स्टिमुलेट करता है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाना है। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।